नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो हमारे भूगोल विषय की क्लास नंबर 6 है और इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका समुद्र विज्ञान या इसको हम कहते हैं ओशियनोग्राफी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 78% 70.8% 70.8% भाग पर जो है वो जल है और जो शेष बचा है आपका 29.2% भाग इस पर स्थल विद्यमान है। स्थल विद्यमान मतलब आपका जमीन है जिसमें सातों महाद्वीप और कई द्वीप जो है इसके तहत शामिल होते हैं। बात करते हैं जो है स्थलीय विस्तार। दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी का, जैसे कि मैं आपको इसमें बता देता हूँ, संपूर्ण जो पृथ्वी है या दो गोलार्ध में बांटते हैं हम संपूर्ण पृथ्वी को। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है या आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 60.7% जो भाग है वो है आपका जल से भरा हुआ और दक्षिणी गोलार्ध जो है उसका 80.9% भाग जो है जल से भरा हुआ। कहने का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल का प्रतिशत ज्यादा है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस 70.8% भाग पर जो है कई महासागर है। जैसे हम 4 बड़े महासागरों की बात करते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन और आर्कटिक महासागर। ये 4 बड़े महासागर हैं जिसके कई सीमांत सागर होते हैं। तो यहाँ पर जो है महासागरों की जो औसत गहराई है दोस्तों वो 3800 मीटर है, जबकि स्थल खंड की औसत ऊंचाई जो है 840 मीटर मानी गई है। 840 मीटर मानी गई है। इसे प्रदर्शित करने के लिए, जैसे महासागरों की गहराई और स्थल खंड की ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए जो है उच्चतादर्शी, उच्चता यहाँ लिख देता हूं मैं आपको, उच्चतादर्शी कर्व या वक्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे कोसिन नामक महोदय ने वर्ष 1921 में बनाया था या 1921 में पहली बार प्रदर्शित किया था। इसको हम ऐसे समझे सामान्य भाषा में कि महासागरों की गहराई और स्थल खंड की औसत ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए उच्चतादर्शी कर्व या वक्र का प्रयोग किया जाता है। पहली बार इसे 1921 में कोसिन महोदय ने जो है प्रस्तुत किया था। अब बात करते हैं दोस्तों महासागरीय बेसिन या उच्चावच की। क्या होते हैं महासागरीय बेसिन या उच्चावच, उनको मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम यहां से शुरू करें और फिर ऐसे जाएं। ये आपका है सी लेवल, या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका कोई कॉन्टिनेंट है या महाद्वीपीय भूमि है। अब यहाँ से ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो महासागर में जो है गहराई बढ़ने के साथ कौन कौन सी स्थलाकृतियां या कौन कौन से जो है उच्चावच, इसको महासागरीय बेसिन या उच्चावच के नाम से भी जाना जाता है। महासागरीय बेसिन का मतलब दोस्तों एक थोड़ा सा इमेजिनेशन करें आप कि जैसे मान लीजिए आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। तो समुद्र के किनारे जब हम खड़े तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम धीरे धीरे समुद्र की ओर आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो पहले आपको हल्की सी ढाल मिलेगी, जो हल्की सी ढाल मिलेगी उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी और ढाल बढ़ेगी, फिर एकदम जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, गर्त मिलेगी, खाई। और उसके बाद फिर महासागरीय जो है आपको मैदान मिलेगा जो काफी विस्तारित होगा। जैसे आपने डिस्कवरी पे देखा होगा कई गोताखोर समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं और वहां पे जाकर वो क्या करते हैं कि उनको घास फूस, बड़े बड़े वृक्ष और कई अलग अलग प्रकार के जो है डिजाइन वाले पत्थर वगैरह दिखाई देते हैं। तो ऐसे अगर महासागर में गहराई के साथ बढ़े तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां होती, उसे बोलते हैं महासागरीय उच्चावच या बेसिन। सबसे पहला होता है महाद्वीपीय मग्न तट। सबसे नंबर 1 है महाद्वीपीय मग्न तट। दोस्तों ये क्या है, महासागरों का वह मतलब ये महाद्वीप का वह हिस्सा है जो महासागरीय जल से ढका हुआ रहता है, इसे कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। और इसकी जो औसत ढाल होती है, मतलब इसकी जो ढलान है वो 1 डिग्री के लगभग होती है। इसके अलावा इसका जो सर्वाधिक विस्तार है महाद्वीपीय मग्न तट का वो है आपका अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में जो सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मग्न तट देखे जाते हैं। फिर दूसरा आता है, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
तो यहाँ पे क्या होता है, मग्न ढाल, महासागरी मग्न ढाल कहते हैं इसको, स्लोप कह सकते हैं आप। ये मग्न ढाल जो इसका जो आपका एंगल बनता है वो 2 से 5 डिग्री इसमें जो है ढलान होती है। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है आपका वो है आप अटलांटिक महासागर में ही है, अटलांटिक महासागर में इसका सर्वाधिक विस्तार है। फिर यहाँ से अचानक आप देख रहे हैं एकदम गहराई बढ़ती है ऐसे, तो ये जो अचानक से गहराई बढ़ती है ये होता है महासागरी गर्त, गर्त या ट्रेंच जिसे कहते हैं, ट्रेंच। फिर आगे जो ये ऐसा क्षेत्र फैला हुआ गहराई के साथ ये होता है महासागरी मैदान। तो ये 4 प्रमुख स्थलाकृतियां हैं जिसे अपने को ध्यान रखना है। हालांकि आप अगर पीएससी, एसआई या एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने की संभावना कम बनती है, पर तो भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले महाद्वीप जो महासागरी बेसिन है या उच्चावच है, सबसे पहले होता है महासागरी मग्न तट, महासागरी मग्न ढाल, महासागरी गर्त, महासागरी मैदान। इसके अलावा एक और होता है महासागरी कटक। दोस्तों कटक क्या होता है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए। कटक ऐसे द्वीप हैं जो चारों ओर जल से ढके रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा पानी से भरा हुआ और यहाँ पे कोई एक द्वीप जो है इस पानी से ऊपर आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका आइलैंड कहलाता है। पर अगर इसके ऊपर पानी हो और पानी के अंदर ये द्वीप हो तो इसे कहेंगे कटक। तो महाद्वीपी जो कटक होते हैं इसमें सबसे फेमस जो है अटलांटिक महासागर का, जबकि महासागरी मैदान जो सबसे बड़ा है वो प्रशांत महासागर का है। तो कटक को इंग्लिश में रिज्ड भी कहते हैं, RIGGED, रिज्ड। तो महासागरी कटक, कटक का मतलब वैसे द्वीप जो जल से ढके हुए रहते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि महासागरी जो है नीतल, नीतल मतलब महासागरी नीतल मतलब गहराई में कौन कौन सी स्थलाकृतियां मिलती है। तो एक तो केनियन मिलता है, केनियन होता है, एक आपका होता है गर्त जिसपे हम, और एक कटक। तो 3 चीजें, केनियन मतलब कंदराएं बिल्कुल गहराई तक जाती है। जैसे नदी की स्थलाकृतियों में आपको बताया था वी आकार की घाटी, केनियन का निर्माण, तो सेम वैसी स्थलाकृतियां जो है महासागरों में दिखाई देती। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम धरातल से सागर में प्रवेश करते हैं तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती हैं या कौन कौन सी स्थलाकृतियां वहां पर होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विश्व के प्रमुख महासागरों की। तो विश्व के जो प्रमुख महासागर है उनको जानने से पहले मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता देता हूँ कौन सा महासागर कहाँ है और इसकी क्या विशेषता है। जैसे मान लीजिए ऐसे हम अगर करें, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये ग्रीनलैंड है, फिर इसके बाद यहां से ऐसे ये इटली, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर ये साइड आपका एशिया शुरू हो जाएगा, फिर ये भारत, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका इंडोनेशिया मलेशिया वाला रीजन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका एक ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और यहाँ पे जो है अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ये आपका यूरोप, ये अफ्रीका, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप। अब यहाँ पर जो सागर है, ये वाला जो महासागर है दोस्तों, ये जो महासागर है इसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर आप देखो इसका जो आकार है ऐसे ऐसे करके, ऐसे अंग्रेजी के एस के समान। फिर यहाँ पर जो महासागर है इस रीजन में यहाँ पर, और चूंकि पृथ्वी फिर गोल है तो फिर यहाँ पे ये ऐसे आ जाता है। तो ये वाला जो इसको मैं नंबर देता हूँ, ये नंबर 2 यहाँ से, फिर यहाँ ये जो महासागर है ये आपका पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। इसके बाद ये जो महासागर वाला हिस्सा है यहाँ पे दोस्तों, ये जो महासागर है ये आपका इंडियन ओशियन या हिंद महासागर, नंबर 3 पे हिंद महासागर नंबर 1। और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो महासागर है ये आपका आर्कटिक
आर्कटिक ओशियन। तो ये 4 बड़े महासागर है। अब इसमें यहाँ सबसे पहले बात होती है आपकी, जैसे नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 महाद्वीपों से कौन से महासागर की सीमा लगी, तो प्रशांत महासागर की, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन और फिर आर्कटिक। तो सबसे पहले बात करते हैं आपसे प्रशांत महासागर। दोस्तों प्रशांत महासागर के बारे में मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और यह कुल स्थल का, स्थलखंड मतलब जो जमीन है, कुल स्थल का 1/3 क्षेत्र पर फैला हुआ है। कुल स्थल के 1/3 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, और इसका आकार जो है सर त्रिभुजाकार है। यह जो है त्रिभुजाकार आकार में है। इसमें द्वीप है जिसको बोलते हैं हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। ये जो क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक कहलाता है, या प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है। प्रशांत महासागर में लगभग 30,000 द्वीप है। कितने? 30,000 आइलैंड है, और इनमें से जो प्रमुख है वो कुछ देशों में बटे हुए। जैसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया लगभग 13,000 द्वीप है इस देश में। विश्व का सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए आपसे, इंडोनेशिया। फिर जापान, इसी में आता है प्रशांत महासागर में। इसके 4 प्रमुख द्वीप है, जिसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू शामिल है। फिर आता आपका न्यूजीलैंड द्वीप समूह, ये जो प्रमुख द्वीप है। फिर एल्यूशन द्वीप समूह, फिर ऑस्ट्रेलियाई द्वीप समूह, ये इसके जो प्रमुख द्वीपों में आते हैं। फिर दोस्तों इसमें जो है प्रशांत महासागर में आपका महत्वपूर्ण जो है 3 प्रमुख द्वीपीय समूह है, जिनके अलग अलग नाम है। पहला जो है द्वीपीय समूह कहलाता मेलोनेशिया नंबर 1। दूसरा है माइक्रोनेशिया, और तीसरा जो आपका कहलाता है पोलिनेशिया। अब इसमें मेलोनेशिया में जो सबसे प्रमुख द्वीप आता है दोस्तों, वो आता है आपका फिजी। ये ध्यान रखना है, आपको केवल एक ही नाम बताना है, उसके अलावा कई द्वीपों का एक समूह है, ग्रुप्स है आइलैंड के। पर मेलोनेशिया में क्या आता है? फिजी, क्योंकि इससे ज्यादा डीप में आपको जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही माइक्रोनेशिया में जो प्रमुख द्वीप आता है वो आता है आपका मार्शल, और ऐसे ही पोलिनेशिया में जो प्रमुख द्वीप आता है वो आता है आपका कुक आइलैंड या कुक सोसाइटी। तो मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया कई द्वीपों के समूह हैं जो प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर बात करते हैं इस महासागर में जो कई सीमांत सागर स्थित है, मतलब इसमें किन किन सागरों का या किन किन स्थानों का जल यहाँ पर आता है। तो इसके जो सीमांत सागर दोस्तों, उसमें सबसे पहले आपका ओखोटस्क सागर। ये जो ओखोटस्क सागर है, इसको जब आप मैप में देखेंगे तो ये जापान के पास दिखेगा आपको, ओखोटस्क सागर। फिर है बेरिंग सागर दोस्तों, बेरिंग सागर। फिर दक्षिण चीन सागर, जो वर्तमान में सबसे बड़ा विवाद का विषय है, जिसमें आपने देखा होगा कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर में जो चीन के एकाधिकार को नकार रहा है, दक्षिण चीन सागर है। फिर इसके बाद जो इसमें आता है आपका वो है जावा सागर और सुलू सागर जो है इसके सीमांत सागर माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महासागर में या प्रशांत महासागर में जो है, इन सीमांत सागर के अतिरिक्त कई बड़ी बड़ी नदियां जैसे यांगत्से, सिक्यांग, हांग वो भी आकर गिरती हैं।
इसके अलावा यहाँ के जो प्रमुख द्वीप समूह है जिन पे हमने बात की है, फिर बात करते हैं इस महासागर में एल्बेट्रॉस का पठार स्थित है। और यहाँ पर जो है हवाई द्वीप जो समूह है या हवाई द्वीप पर विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसकी बात हमने की थी मोनोलोवा स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है मोनोलोवा स्थित है। और प्रशांत महासागर को जो है हवाई द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। इसके अलावा हवाई द्वीप के बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका के कुल 50 जो 51 वर्तमान में है 50+1 बोलते राज्य, उनमें एकमात्र ऐसा राज्य है जो मुख्य भूमि से अलग या दूर स्थित है। दोस्तों इसके बाद जो आता है आपका वो आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है यह विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। हाँ, इसके पहले मैं आपको प्रशांत महासागर में एक पॉइंट बता दूं जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी गर्त मारियाना ट्रेंच, सबसे गहरी गर्त मारियाना ट्रेंच स्थित है जो कहाँ है फिलीपींस में। फिलीपींस के निकट विश्व की सबसे गहरी गर्त मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है जिसकी गहराई जो 11,033 मीटर है। 11,033 मीटर मतलब लगभग 11 किलोमीटर ये गहरी है। फिर हम बात कर रहे थे अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर जो है यह कुल पृथ्वी के 1/6 भाग पर फैला हुआ है। और इस महासागर की सबसे बड़ी विशेषता जो है मध्य महासागरी कटक है। कटक के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, कटक वे संरचना है जो जल में डूबी हुई रहती हैं। दोस्तों अटलांटिक महासागर जो है इसके कई सीमांत सागर है, इसमें स्थित कई प्रमुख द्वीप हैं। जैसा हम बात करते हैं सबसे पहले तो कि अटलांटिक महासागर का जो आता है वो अंग्रेजी के एस के समान है। इधर आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है, यहाँ यूरोप है और यहाँ अफ्रीका। मतलब इसकी सीमा भी किससे 4 महाद्वीपों से लगी हुई है। अटलांटिक महासागर के जो है महत्वपूर्ण द्वीप, इसमें जो आइलैंड है इसमें एक सबसे पहले फॉकलैंड द्वीप जो 1982 तक ब्रिटेन के कब्जे में रहा है। और इसको लेकर ब्रिटेन और अर्जेंटीना में विवाद हुआ है। व्यापम ने यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये आपका फॉकलैंड जो है सबसे छोटा देश है। और ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। फॉकलैंड की जलधारा भी हम पढ़ी जो ठंडी जलधारा है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है केनारी द्वीप। दोस्तों ये केनारी द्वीप जो है इसके नाम से केनारी की जलधारा भी है जिसके कारण सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि सहारा मरुस्थल का निर्माण किस जलधारा के कारण हुआ, तो केनारी की जलधारा के कारण। फिर दोस्तों अगला जो यहाँ पर द्वीप आता है वो है मेडीरा द्वीप जो है स्पेन के अधीन आता है, मेडीरा है। फिर आता है आपका सेंट हेलिना द्वीप जिसका संबंध नेपोलियन से है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आता है आपका सैंडविच आइलैंड। फिर है वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। जैसे ईस्ट इंडीज 2 जगह है, एक वेस्ट इंडीज है और एक ईस्ट इंडीज है। ईस्ट इंडीज द्वीप समूह जो है इसमें आपका इंडोनेशिया आता है, इसका प्राचीन नाम है। और वेस्ट इंडीज द्वीप समूह जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, अटलांटिक महासागर। दोस्तों इसके बाद इसके जो सीमांत सागर मतलब जिनका पानी आके इसमें गिरता है, तो इसका सबसे प्रमुख जो सबसे पहला सीमांत सागर है उसकी हम बात करें कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर है। उसके बाद जो दूसरा है यहाँ पर बाल्टिक सागर मतलब बाल्टिक सागर का पानी भी कहाँ आता है, अटलांटिक महासागर। फिर उत्तरी सागर। फिर दोस्तों इसके बाद जो है आपका इंग्लिश चैनल
फिर आता है आपका मेक्सिको की खाड़ी, इंग्लिश चैनल के बाद जो आता है वो है मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, ये इसका हिस्सा माना जाता है। इसके बाद आता है बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी, यह इसका हिस्सा है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में 3 प्रमुख बैंक है, जिसको हम बोलते हैं जॉर्ज बैंक, डागर बैंक और सेंट पियरे बैंक। ये तीनों बैंक जो है, बैंक का मतलब होता है तट, ये तीनों बैंक जो है मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो है अटलांटिक महासागर में सबसे प्रमुख जो है विली थॉम्सन का कटक, विली थॉम्सन का कटक, और यहां पर टेलीग्राफ का पठार स्थित है, टेलीग्राफ का पठार स्थित है, टेलीग्राफ का पठार स्थित है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है कटक यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है, और चैलेंजर कटक जो है यहाँ पर विद्यमान है। ये आपका अटलांटिक महासागर की इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं हिंद महासागर, यह तीसरा बड़ा महासागर है, और इसमें जो है आपको यह ध्यान रखना है कि यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर जो है, इधर आपका मान लीजिए यहाँ पर इस टाइप से इसका डिजाइन है, ये आपका एशिया है, ये आपका अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। इन 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है हिंद महासागर। यह तीसरा बड़ा महासागर है। साथ ही इस महासागर में जो स्थित द्वीप समूह मतलब आइलैंड है। सबसे पहले जिनकी हम बात करें, श्रीलंका, मेडागास्कर। दोस्तों ये क्वेश्चन व्यापम ने 2016 ईस्वी में पूछा है, उसके अलावा भी कई एग्जाम में पीएससी में पूछा गया है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। जैसे प्रशांत महासागर का पूछे तो आपका बोर्नियो बता सकते हैं, अटलांटिक महासागर का पूछे तो ग्रीनलैंड बता सकते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी माना जाता है। तो श्रीलंका, मेडागास्कर, फिर जावा, सुमात्रा। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका मालदीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह इसके प्रमुख द्वीप हैं। इसके जो सीमांत सागर है, जैसे यहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, उसके बाद जो आता है इसमें लाल सागर, रेड सी जिसको बोलते हैं, लाल सागर है, और इसके अलावा मलय सागर और अंडमान सागर जो है इसके सीमांत सागर माने जाते हैं। इस महासागर में जो है सबसे प्रमुख लक्षद्वीप समूह है, जिसका निर्माण प्रवाली संरचना से हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो है हिंद महासागर में जो है अमेरिका का एक प्रमुख नौसैनिक बेड़ा भी स्थित है, और हिंद महासागर अपनी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महासागर में जो है एक तो लक्षद्वीप कटक और एक मालदीव कटक स्थित है। फिर बात करते हैं यहाँ के एक और द्वीप की, जिसको हम बोलते हैं जंजीबार, पेम्बा और जंजीबार। दोस्तों जंजीबार जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक लौंग उत्पादन करने वाला स्थान है जंजीबार। फिर आता है आपका चौथा महासागर, जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है, यह जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का विस्तार मान सकते हैं, पर चूंकि ये पृथक रूप से पड़ते हैं तो यह एक अलग से चौथा बड़ा महासागर है। इसके जो सीमांत सागर है उसमें एक तो काला सागर, लेप्टेव सागर, उसके बाद आता है आपका ब्लू फोर्ट सागर है। और यहाँ के जो है प्रमुख जो द्वीप है, उन द्वीपों में आप
आर्कटिक ओशियन में जो द्वीप शामिल होते हैं उनमें कई फराव कटक द्वीप जो है छोटे छोटे हैं, जो या तो रशिया के क्षेत्र में आते हैं या फिर उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक स्पेशली कटक है, इसका नाम फराओ फराओ कटक, इसमें जो है स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो एक अलग से याद रखना है कि इस प्रशांत महासागर में सबसे गहरी गर्त कौन सी, मारियाना ट्रेंच। ऐसे ही आपका अटलांटिक में जो है प्यूटोरिका गर्त, और इसी इंडियन ओशियन में जो सबसे गहरी गर्त है वो है सुंडा गर्त। तो ये जो एक बेसिक जानकारी थी जिसको जानना हमें अनिवार्य है, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो महाद्वीप और महासागरों से जुड़ी हुई थी। अब जो दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है वो है महासागरीय निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है डिपोजिशन, के कौन कौन से तत्व है जो महासागरों में पाए जाते हैं। तो महासागरों में कई प्रकार के खनिज, बालू, पत्थर, इनको हम पढ़ते हैं। इसे सागरीय निक्षेप या डिपोजिशन। तो कौन कौन से महासागरीय निक्षेप होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों महासागरीय निक्षेप जो होते हैं इनमें हम प्रमुख रूप से बालू के कण, फिर उसके बाद छोटे छोटे शंख जो पत्थरी आकृति देखी होगी। इसके अलावा इसमें जो है पंख, मतलब यहाँ होता है कीचड़, पंख हैं। उसके अलावा कई ज्वालामुखी पदार्थ हैं, कई जैविक पदार्थ हैं जो सागर में पाए जाते हैं, उन्हें महासागरीय निक्षेप कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एग्जाम में केवल इतना ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन के माध्यम कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय निक्षेप है या नहीं है। तो जो भी डिपोजिशन होता है, जैसे ज्वालामुखी के अवशिष्ट पदार्थ हो, समुद्री कचरा हो, कीचड़ हो, ये सब क्या कहलाएंगे, महासागरीय निक्षेप। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों महासागरीय जल के तापमान का। महासागरीय जल का तापमान क्या होता है, यहाँ पर आप 2 पॉइंट ध्यान रखिए। महासागरीय जल जो है इसका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। उत्तरी गोलार्ध में बात करें, ये उत्तरी गोलार्ध मतलब ऊपरी वाले भाग में, तो इसमें सबसे ज्यादा जो महासागरीय जल का गर्म, मतलब महासागरीय जल का सर्वाधिक तापमान किस महीने में होता है सर्वाधिक, तो उत्तरी गोलार्ध में कब होगा, अगस्त में। अब अगस्त में यहाँ सबसे ज्यादा तापमान है, तो इसके अपोजिट इधर क्या होगा, सबसे कम तापमान अगस्त में होगा। कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ ज्यादा है। फिर ऐसे ही पूछा है सबसे कम कब होता है, तो यहाँ फरवरी में सबसे कम उत्तरी गोलार्ध में होता है। आप ये ध्यान रखिए कि धरातल का जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे कम तापमान जनवरी में, तो उसके 1 महीने बाद फरवरी में कहाँ पे होगा, ये आपका कम उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे अपोजिट फरवरी में सर्वाधिक ज्यादा होगा कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध। तो 1 महीना प्लस करके लिखना, जैसे धरातल का सर्वाधिक तापमान उत्तरी गोलार्ध में जुलाई में होता है, तो इसे 1 महीना प्लस करेंगे तो अगस्त में कहाँ पे होगा, महासागर में। होता क्या है, महासागरीय जल में गहराई बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे तापमान में स्थिरता आती है। जैसे हम बात करते हैं कि ये जो आपका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, तो यहाँ पे ये महासागरीय गर्त है या महासागर है। ऊपर की जो स्थलाकृति है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, अधिक होगा, पर जैसे 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 गहराई में बढ़ते जाएंगे तो एक समय के बाद चाहे क्षेत्र इक्वेटर रीजन का हो या फिर ध्रुवीय क्षेत्र का हो, सब दूर समान ताप मिलेगा। तो महासागरीय तापमान के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि महासागरों का औसत तापमान सर्वाधिक किस महीने में होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो अगस्त, दक्षिणी गोलार्ध में पूछे तो फरवरी, सबसे कम पूछे तो फरवरी उत्तरी गोलार्ध में, सबसे ज्यादा पूछे तो फरवरी दक्षिणी गोलार्ध। जस्ट अपोजिट कंडीशन होती है। फिर बात करते हैं दोस्तों सागरीय जल में जो है सर्वाधिक तापमान वाला जो सागर है वो कौन सा आपका, तो सर्वाधिक तापमान लाल सागर का सर्वाधिक तापमान है, और सबसे कम तापमान जो है वो है बाल्टिक सागर। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक महासागर या सागर में सर्वाधिक तापमान किसका, लाल सागर का, और सबसे कम कौन से सागर का तापमान है, तो बाल्टिक सागर का। फिर इसके बाद दोस्तों जैसे जैसे
विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो महासागरीय जल की जो सतह का तापमान वो कम मिलता है, पर एक औसत गहराई में जाने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। फिर बात करते हैं लवणता। लवणता मतलब खारापन। अब सागरीय जल में कौन से पदार्थ हैं जो लवणता को प्रकट करते हैं या लवणता को बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है महासागरीय जल का जो पानी है वो हमारे पीने योग्य नहीं होता है और उसको हम पी भी नहीं पाते। क्यों नहीं पी पाते? क्योंकि उसमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो जल को खारा कर देते हैं। जैसे इसमें होता है आपका सबसे पहले महासागरीय जल की जो लवणता है इसको प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त किया जाता है, प्रति 1000 ग्राम। जैसे अपन ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो गया, 100 के बराबर। अगर इसको ऐसा लिखा तो 1000 के बराबर, तो प्रति 1000 ग्राम में महासागरीय जल की लवणता को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे सर्वाधिक लवणता जो है वो वान झील में, वान झील तुर्की में सर्वाधिक जो है लवणता है, मतलब सबसे खारी है, जिसमें लवणता का प्रतिशत कितना, 330 प्रति 1000 ग्राम जो है इसमें सागरीय मतलब लवणता का प्रतिशत है। महासागरों में सबसे ज्यादा जो लवणता का प्रतिशत, तो बंद सागरों में से लाल सागर, इसमें सर्वाधिक लवणता का प्रतिशत मिलेगा। सबसे कम लवणता का प्रतिशत बाल्टिक सागर में। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से तत्व हैं या कौन कौन से बिंदु हैं जो महासागरीय जल की लवणता को बढ़ाते हैं। तो इसमें होता है सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड, नंबर 1 क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है यह सागर के जल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। इसका जो परसेंटेज होता है 77% होता है। दूसरा आता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका जो परसेंट है वो लगभग 11% मैग्नीशियम क्लोराइड होता है दोस्तों। और फिर मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है यह लगभग 3% के लगभग होता है। मैग्नीशियम सल्फेट कितना होता है, 3% के लगभग होता है। फिर इसके अलावा कई कैल्शियम कार्बोनेट, CO2 कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके अलावा अन्य तत्व भी इसमें पाए जाते हैं, पर सबसे ज्यादा आपको ये ध्यान रखना है सोडियम क्लोराइड। महासागरीय जल की लवणता का प्रमुख घटक या तत्व है तो सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड और फिर मैग्नीशियम सल्फेट। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं महासागर की जो लवणता का प्रतिशत होता है। दोस्तों महासागरों में जो लवणता का प्रतिशत होता है वो सर्वाधिक होता है विषुवत रेखा पर ना होकर, विषुवत रेखा पर ना होकर कहाँ पे होता है, कर्क रेखा के समीप क्षेत्र में। इसका मतलब ये है कि जिन क्षेत्रों में सागरीय जल की लवणता कहाँ कम पाई जाती है, जहाँ पे नदी जाके सागर में गिरती है, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है और जहाँ पे ज्वार भाटे की स्थिति लगातार बदलती है, तो पानी क्या होता है, मिक्स होता रहता है। तो महासागरीय जल की लवणता विषुवत रेखा क्षेत्र में होना चाहिए सर्वाधिक, पर वहाँ इसलिए नहीं होती क्योंकि प्रतिदिन क्या होता है यहाँ पे 4 o'clock रेनफॉल होता है या सायंकालीन वर्षा होती है, जिस कारण इस क्षेत्र में जो महासागरीय जल की लवणता अधिक नहीं होती। अब बात करते हैं दोस्तों ज्वार और भाटा। क्या होता है ज्वार भाटा, उस पर हम चर्चा करते हैं। ज्वार और भाटा, जिसको ईब और टाइड के नाम से जाना जाता है। ज्वार भाटा सबसे महत्वपूर्ण आता क्यों है, इसके लिए सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना, ऊपर उठना नीचे गिरना, किनारे तक पहुंचना और किनारों से फिर वापस आना। ज्वार मतलब पानी का ऊपर उठते हुए किनारों पे जाना और भाटा मतलब वापस आना। तो ज्वार भाटे की उत्पत्ति में सबसे प्रमुख घटक जो है वो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ही प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ज्वार और भाटे के बीच 12 घंटा 26 मिनट, एक ज्वार भाटे के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है, जबकि ज्वार में 6 घंटा 13 मिनट का अंतर होता है। प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। पर कुछ ऐसे स्थान भी है जैसे इंग्लिश चैनल, जहां पर दिन में 4 बार ज्वार भाटा आता है, 2 बार, या हम ये कह सकते हैं कि लंदन में 4 बार आता है
2 बार उत्तरी सागर से और 2 बार इंग्लिश चैनल से ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटे में जो है सूर्य की तुलना में चंद्रमा का जो आकर्षक बल है वो 2.17 गुना अधिक है। मतलब यहाँ पे चंद्रमा की जो शक्ति 11 है और सूर्य की शक्ति जो है 5 है। ज्वार भाटा जो होता है दोस्तों, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक उच्च ज्वार होता है, एक निम्न ज्वार होता है, जिसके बारे में हम डायग्राम के माध्यम से बात करते हैं। एक उच्च ज्वार होता है और एक निम्न ज्वार होता है। दोस्तों जैसा हम बात कर रहे हैं कि कौन सी स्थितियां होती है, लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार, और एक होता है सामान्य ज्वार जो प्रतिदिन आता है। दोस्तों ज्वार भाटा जो है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोणीय स्थिति में होते हैं, समकोणीय स्थिति में होते हैं, उस समय जो है क्या होता है, लघु ज्वार उत्पन्न होता है। क्योंकि एक तरफ चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग करता है, एक तरफ जो है सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग करता है, तो पानी को दोनों ओर खींचने की कोशिश होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो ज्वार आता है लघु ज्वार होता है, जो प्रत्येक सप्तमी और अष्टमी के दिन आता है। प्रत्येक माह में सप्तमी और अष्टमी के दिन आता है। किंतु जब चंद्रमा और सूर्य तथा एक ही सरल रेखा में, मतलब एक साथ हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है, जो सामान्य ज्वार से 20% अधिक होता है। और ये 20% क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है। और ऐसी स्थिति जो है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बनती है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ऐसी स्थिति देखने को आपको मिलती है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जो है ये जो सामान्य ज्वार जो होता है ये प्रतिदिन आता है, लघु ज्वार सप्तमी और अष्टमी के दिन आता है प्रत्येक माह में, और दीर्घ ज्वार जो है अमावस्या और पूर्णिमा को आता है। अब बात करते हैं दोस्तों, सर्वाधिक ज्वार जो है इंग्लिश चैनल में आते हैं, जिससे मैंने बताया था 2 बार जो है उत्तरी सागर से और 2 बार जो है आपका अटलांटिक सागर की ओर से आता है। इसके अलावा सबसे ऊंचा ज्वार जो आता है वो फंडी की खाड़ी में आता है। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में। और सबसे बड़ा बंदरगाह जो अंतराल है, बंदरगाह अंतराल मतलब 2 ज्वार और भाटे के बीच का, वो है आपका न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा बंदरगाह अंतराल माना जाता है। इसके बाद दोस्तों ज्वार भाटी की स्थिति के कारण ही कई स्थानों पर जो विद्युत उत्पादन भी हो रहा है, नमक निर्माण भी हो रहा है, तो ज्वार भाटा भी कहीं ना कहीं मानवीय क्रियाओं में सहायक होता है। इस पहलू को अगर हम आगे पढ़ते तो फिर यूपीएससी के मेंस के लेवल पे चले जाता है कि ज्वार भाटे का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, उसका आर्थिक महत्व बताइए, सामरिक महत्व बताइए। ये तो अलग अलग चीजें होती है। जैसे कुछ बंदरगाह है, जैसे कांडला बंदरगाह ज्वार भाटे पर निर्भर करता है। आपका जो कलकत्ता बंदरगाह वो भी हुगली नदी में जब ज्वार आता है जहाज उसके साथ अंदर आते हैं, जब भाटा जाता है उसके साथ बाहर जाते हैं। तो ऐसी कई स्थितियां होती है, ज्वार भाटे पर निर्भर करती है, आर्थिक क्रियाकलाप इस पर निर्भर करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक भी है, महासागरी धारा है। दोस्तों महासागरी धाराएं मतलब करंट, महासागरी धाराएं। तो अब महासागरी धाराएं क्या होती हैं कि संपूर्ण, जैसे आप मान लीजिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो आप, तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा। ये आपका इक्वेटर है, मतलब क्या है 0 डिग्री भूमध्य रेखी क्षेत्र, ये आपका ध्रुव है, ठीक है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी ये आपका ध्रुव है। तो जो यहाँ से ऐसे आएगा पानी, वो क्या होगा, ध्रुव मतलब आपको पता है टेम्परेचर कम होता है, तो ये यहाँ से ये पानी बह के यहाँ नीचे तक आएगा, क्या होगा, ठंडा। ऐसे इधर से जो जाएगा वो भी क्या होगा, ठंडा। पर जो पानी यहाँ से ऐसे जाएगा वो क्या होगा, गर्म। जो यहाँ से ऐसे जाएगा वो क्या होगा, आपका गर्म। तो जो सागरी धारा है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी, वो क्या होगी, गर्म पानी की जलधारा कहलाएगी। और जो ध्रुव से विषुवत रेखा के पास आएगी वो ठंडी जलधारा कहलाएगी। यहाँ पर एक मोटा सा एस्पेक्ट आप ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका बना देता हूँ। ये आपका यूरोप वाला हिस्सा बना देते हैं अपन। फिर यहाँ पर जो है अफ्रीका महाद्वीप वाला हिस्सा बना देते हैं। ऐसे करके हमने इसको अटलांटिक महासागर बना दिया। अब देखिए यहाँ से चलकर यहाँ तक जाना और यहाँ से चलकर यहाँ तक जाना, जो एक ही जलधारा है, पर क्या होता है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग
नाम हो जाते। अब ये डायरेक्शन जो इस महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका की तुलना में ये देखे तो इसकी कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा। तो जो भी महाद्वीप होते हैं उनके पूर्वी तट पर जो जलधारा चलती है वो हमेशा गर्म जलधारा चलती है। अब ये हिस्सा इसकी तुलना में कौन सा हो गया, पश्चिम हो गया। तो जो भी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे होते हैं उन पर जो जलधारा चलती है वो कौन सी चलती है, ठंडी जलधारा। तो ठंडी जलधारा के कारण क्या होता है, मरुस्थल का निर्माण होता है। जैसे अभी हमने बात करी थी केनारी की जलधारा के कारण क्या बना, सहारा मरुस्थल। ऐसे ही फॉकलैंड की जलधारा के कारण यहाँ पे कौन सा बना, आपका कालाहारी मरुस्थल। तो जो जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रही है वो ठंडी है, और जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है वो गर्म है। तो अब कौन से महासागर की कौन सी जलधारा है और जलधारा चलती क्यों है, इसके कुछ कारण है। एक तो सबसे पहले यहाँ से विषुवत रेखा पे क्या होता है, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल काम करता है, पृथ्वी आपको होता है पश्चिम से पूर्व से रोटेट करती है। तो यहाँ पे पानी क्या होता है, इस डायरेक्शन में टकराता है और फिर ऐसे चलता है। तो जब ऐसे जाता है तो दो डायरेक्शन में चले जाता है, एक इधर और एक इधर। दूसरा क्या होता है, वाष्पीकरण। जिस स्थान पर वाष्पीकरण की दर अधिक होती है तो वहां पे क्या होता है, पानी जैसे यहाँ से वाष्पीकृत हो गया तो आसपास के क्षेत्र में क्या होगा, पानी वापस उसको भरेगा। तो जब पानी ऐसे आगे फ्लो करेगा तो पूरा पूरा सागर में एक जलधारा आपको दिखेगी। फिर आता है वर्षा का जल। जहाँ पे वर्षा का जल ज्यादा है तो उस पर क्या होगा, वाटर लेवल ऊपर चले जाएगा तो फिर पानी ऐसे फैल जाएगा। इसके बाद एक कारण और है, तापमान की भिन्नता। जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहां पे पानी ज्यादा होगा, जहाँ तापमान ज्यादा होगा वहां पे पानी क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। तो ये कुछ घटक है जो महासागरीय जल की धारा को उत्पन्न करते हैं। अब इसमें जो है कौन से महासागर की कौन सी जलधारा है उनके केवल आप नाम याद रख लीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ पहले, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की जलधारा को दो भागों में बांटना है। एक आपको यहाँ लिखना है गर्म जलधारा और एक लिखना है आपको इधर ठंडी जलधारा। दोस्तों गर्म जलधारा में जो है हमेशा चाहे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर, सबसे पहले विषुवत रेखी गर्म जलधारा दोनों में चलती है। उत्तरी विषुवत रेखी गर्म जलधारा और दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा दोनों गोलार्ध में चलती है। तो यहाँ पे जो इनके नाम है, पहला फ्लोरिडा। अब फ्लोरिडा की जलधारा जो है ये यहाँ पर है, अमेरिका के। फ्लोरिडा जो है एक राज्य भी है अमेरिका का। फिर फ्लोरिडा की जलधारा को और आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, ये इसके आगे नाम बढ़ते जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। फिर उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक प्रवाह या ड्रिफ्ट बोलेंगे। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहां पे क्या होता है, प्लैंकटन, प्लैंकटन नामक घास पाई जाती है जो मछली का सबसे प्रिय भोजन होता है। और इस क्षेत्र में जो है क्या मिलता है आपको, प्लैंकटन घास मिलती है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में मछली पकड़ी जाती है, जैसे जॉर्ज बैंक, डॉगर बैंक, सेंट पियर बैंक जो है वो इन्हीं गर्म और ठंडी जलधारा के मिलने वाले स्थानों पर स्थित है। फिर बात करते हैं दक्षिण अटलांटिक में जो आपकी जलधारा है उनके बारे में। तो दक्षिण अटलांटिक में जलधारा है उसमें कई हैं, जैसे एक बात करते हैं ब्राजील की जलधारा, ब्राजील की जलधारा ये दक्षिण अटलांटिक में। अब ठंडी जलधारा की बात करें तो यहाँ पर है लेब्राडोर, लेब्राडोर की जलधारा, केनारी की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। उसके बाद है बेंगुएला, बेंगुएला की जलधारा। ये जो प्रमुख ठंडी जलधारा है। फिर इसके बाद अटलांटिक महासागर के बाद प्रशांत महासागर की जलधारा की बात करें, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे लिख लो आप प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर की जलधारा को फिर दो भागों में बांट दो। जैसे गर्म जलधारा में क्यूरोशियो की जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा। उसके बाद अलास्का की जलधारा, अलास्का की जलधारा। फिर अल नीनो की जलधारा, अल नीनो। ये अल नीनो की जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर में है और इसी के कारण भारतीय मानसून प्रभावित होता है। ये गर्म जलधारा में बात कर रहे हैं। अगर ठंडी की बात करें तो कम चटका की जलधारा, या इसको आयोशियो भी बोलते हैं। क्यूरोशियो जो है गर्म है, आयोशियो की जलधारा। फिर आपका आता है कैलिफोर्निया की जलधारा,
कैलिफोर्निया, ये ठंडी है। कैलिफोर्निया की जलधारा के कारण ही जो है आपका उत्तरी अमेरिका में या स्पेशली कैलिफोर्निया का जो मरुस्थल बना है। फिर इसके बाद आता है आपका हम्बोल्ट की जलधारा, ये है आपके प्रशांत महासागर की। फिर हिंद महासागर की जलधारा की बात करें, हिंद महासागर की जलधारा की बात करें तो इसमें जो ठंडी, पहले इधर गर्म की बात कर लेते हैं, उधर ठंडी की बात कर लेते हैं। तो गर्म जलधारा में क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा जो भारत में वर्षा लाती है। फिर इसके बाद है दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा के बाद मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा है आपका, मालागासी जलधारा और अगुलहास, अगुलहास की जलधारा इसमें स्थित है। इसके बाद ठंडी जलधारा में बात करें तो एक ही आप याद रख लीजिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा इसमें शामिल होती है। तो ये जो है महासागरीय जलधारा के बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों ये आज का जो हमारा टॉपिक है समुद्र विज्ञान यही समाप्त होता है। इसमें आप और अगर एफर्ट लगाना चाहते हैं तो किसी एक बेसिक बुक को जरूर साथ में पढ़ें, पर पहले एक बार आप वीडियो देखें, उसके बाद आप बुक्स को पढ़ें। जैसे कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर साथ के साथ नोट्स बनाएं, तो आप नोट्स बना सकते तो बेहतर है, वरना कोई भी एक बेसिक बुक, चाहे महेश बर्णवाल को ले लीजिए, चाहे लुसेंट को ले लीजिए, अरिहंत ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए आप, और पहले वीडियो को देखें फिर उस टॉपिक को पढ़ें तो ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि सामान्य अध्ययन बहुत बड़ा विषय है जिसमें सारी चीज़ें कवर करना 4 महीने में संभव नहीं होता है, तो भी आपको साथ के साथ एक बेसिक बुक पढ़ना, और ये इतना सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी तक के लिए सफिशिएंट जो हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी 6ठी क्लास समाप्त होती है जिसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में इन 6 क्लासों में पढ़ा है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।